सबाहत वॉक्स एंड टॉक्स में आप देख रहे हैं सेगमेंट सबाहत टॉक्स। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करके आ जाएं और बेल आइकन की घंटी बजाना मत भूलें ताकि आप कोई भी इंटरेस्टिंग स्टोरी मिस ना कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। तो क्या हाल चाल है आप सबके? लास्ट टाइम आपने पितरस के मज़ामीन में सिनेमा का इश्क बहुत ज़्यादा पसंद किया, तो हमने सोचा क्यों ना इस सिलसिले को आगे बढ़ाया जाए और एक और मजमून पढ़ा जाए। तो आइए देखते हैं कि पितरस मैं एक मियाँ हूँ में क्या लिखते हैं। मैं एक मियाँ हूँ, मुती और फरमाबरदार, अपनी बीवी रोशन आरा को अपनी ज़िंदगी की हर एक बात से आगाह रखना उसूल ज़िंदगी समझता हूँ और हमेशा इस प्रकार बंद रहा हूँ। खुदा मेरा अंजाम बखैर करे। चुनाचे मेरी अहलिया मेरे दोस्तों की तमाम आदात व खसाइल से वाकिफ़ है, जिसका नतीजा ये है कि मेरे दोस्त जितने मुझको अजीज़ हैं उतने ही रोशन आरा को बुरे लगते हैं। मेरे अहबाब की जिन अदाओं ने मुझे मशहूर कर रखा है उन्हें मेरी अहलिया एक शरीफ इंसान के लिए बाइस ज़िल्लत समझती हैं। आप कहीं ये ना समझ लें कि खुदा न खास्ता वो कोई ऐसे आदमी हैं जिनका जिक्र किसी मुअज़्ज़ज़ मजमे में ना किया जा सके। कुछ अपने हुनर के तुफ़ैल और कुछ खासार की सोहबत की बदौलत सब के सब ही सफ़ेद पोश हैं, लेकिन इस बात को क्या करूं कि उनकी दोस्ती मेरे घर के अमन में इस कदर खलल अंदाज होती है कि कुछ कह नहीं सकता। मसलन मिर्ज़ा साहिब ही को लीजिए, अच्छे खासे भले आदमी हैं, गो महकमा जंगलात में एक माकूल ओहदे पर मुमताज़ हैं, लेकिन शक्ल सूरत ऐसी पाकीज़ा पाई है कि इमाम मस्जिद मालूम होते हैं। जुआ वो नहीं खेलते, गिल्ली डंडे का उनको शौक नहीं, जेब कतरते हुए कभी वो नहीं पकड़े गए। अलबत्ता कबूतर पाल रखे हैं, उन्हीं से जी बहलाते हैं। हमारी अहलिया की ये कैफियत है कि मोहल्ले का कोई बदमाश जुए में कैद हो जाए तो उसकी माँ के पास मातम कुर्सी को पहुँच जाएंगी। गिल्ली डंडे में किसी की आंख फूट जाए तो मरहम पट्टी करती रहेंगी। कोई जेब कतरा पकड़ा जाए तो घंटों आंसू बहाती रहेंगी। लेकिन वो बुजुर्ग जिनको दुनिया भर की ज़ुबान मिर्ज़ा साहब कहते नहीं थकती, वो हमारे घर में मुँह कबूतरबाज के नाम से याद किए जाते हैं। कभी भूले से भी मैं आसमान की तरफ नज़र उठाकर किसी चील, कौवे, गेंद को देखने लग जाऊं तो रोशन आरा को फ़ौरन ख्याल हो जाता है कि बस अब ये भी कबूतरबाज बनने लगा। उसके बाद मिर्ज़ा साहब की शान में एक कसीदा शुरू हो जाता है, बीच में मेरी जानिब गुरेज, कभी लंबी बहर में कभी छोटी बहर में। एक दिन जब ये वाक़या पेश आया तो मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया कि इस मिर्ज़ा कमबख्त को तो पास भी ना फटकने दूंगा। आखिर घर सबसे मुकद्दम है, बीवी के बाहमी इखलास के मुकाबले में दोस्तों की खुशनुदी क्या चीज़ है। चुनाचे हम गुस्से में भरे हुए मिर्ज़ा साहब के घर गए। दरवाज़ा खटखटाया, कहने लगे अंदर आ जाओ। हमने कहा नहीं आते, तुम बाहर आओ। खैर अंदर गया। बदन पर तेल मलकर एक कबूतर की चूंच मुंह में लिए धूप में बैठे थे। कहने लगे बैठ जाओ। हमने कहा बैठेंगे नहीं। आखिर बैठ गए। मालूम होता है हमारे तेवर कुछ बिगड़े हुए थे। मिर्ज़ा बोले क्यों भाई, खैर बाशत? मैंने कहा कुछ नहीं। कहने लगे इस वक्त कैसे आना हुआ? अब मेरे दिल में फ़िक्रे खलने शुरू हुए। पहले इरादा किया कि एकदम ही सब कुछ कह डालो और चल दो, फिर सोचा कि मजाक समझेगा इसलिए किसी ढंग से बात शुरू करूं, लेकिन समझ में ना आया कि पहले क्या कहें। आखिर हमने कहा मिर्ज़ा भाई कबूतर तो बहुत महंगे होते हैं। ये सुनते ही मिर्ज़ा साहब ने चीन से लेकर अमेरिका तक के तमाम कबूतरों को एक एक करके गिनवाना शुरू किया। उसके बाद दाने की महंगाई के मुतालिक गुलफशानी करते रहे और फिर महज महंगाई पर तकरीर करने लगे। उस दिन तो हम यूं ही चले आए, लेकिन अभी खटपट का इरादा बाकी था। खुदा का करना क्या हुआ कि शाम को घर में हमारी सुलह हो गई। हमने कहा चलो अब मिर्ज़ा के साथ बिगाड़ने से क्या हासिल। चुनाचे दूसरे दिन मिर्ज़ा से भी सुलह सफाई हो गई, लेकिन मेरी ज़िंदगी तल्ख करने के लिए एक ना एक दोस्त हमेशा कारआमद रहा। ऐसा मालूम होता है कि फितरत ने मेरी तबीयत में कबूलियत और सलाहियत कूट कूट कर भर दी है, क्योंकि हमारी अहलिया को हम में हर वक्त किसी न किसी दोस्त की आदात कबीहा की झलक नज़र आती रहती है। यहाँ तक कि मेरी अपनी ज़ाती शख्सी सीरत बिल्कुल ही नापैद हो चुकी है। शादी से पहले हम कभी कभी 10 बजे उठा करते थे, वरना 11 बजे। अब कितने बजे उठते हैं इसका अंदाज़ा वही लोग कर सकते हैं जिनके घर नाश्ता ज़बरदस्ती सुबह के 7 बजे करा दिया जाता है। और अगर कभी हम बशरी कमज़ोरी के तकाजे से मुर्गों की तरह तड़के उठने में कोताही करें तो फ़ौरन ही कह दिया जाता है ये उस नखट्टू नसीम की सोहबत का नतीजा है। हाँ, एक दिन सुबह सुबह हम नहा रहे थे, सर्दी का मौसम, हाथ पांव काँप रहे थे, साबुन सर पर मलते थे तो नाक में घुसता था कि इतने में हमने खुदा जाने किस पुरस्कार जज्बे के तहत गुस्ल खाने में अलापना शुरू कर दिया।
اور پھر گانے لگے کہ توری چھلبل ہے نیاری۔ اس کو ہماری انتہائی بدمزاقی سمجھا گیا اور اس بدمزاقی کا اصل ممبر ہمارے دوست پنڈت جی کو ٹھہرایا گیا۔ لیکن حال ہی میں مجھ پر ایک ایسا سانحہ گزرا ہے کہ میں نے تمام دوستوں کو ترک کر دینے کی قسم کھا لی ہے۔ 3-4 دن کا ذکر ہے کہ صبح کے وقت روشن آرا نے مجھ سے میکے جانے کے لیے اجازت مانگی۔ جب سے ہماری شادی ہوئی ہے روشن آرا صرف 2 دفعہ میکے گئی ہیں، اور پھر اس نے کچھ سادگی اور عجز سے کہا کہ میں انکار نہ کر سکا۔ کہنے لگی تو پھر میں 1:30 بجے کی گاڑی میں چلی جاؤں۔ میں نے کہا اور کیا؟ وہ جھٹ تیاری میں مشغول ہو گئی اور میرے دماغ میں آزادی کے خیالات نے چکر لگانے شروع کیے۔ یعنی اب بے شک دوست آئیں، بے شک ادھم مچائیں، میں بے شک گاؤں، بے شک جب چاہوں اٹھوں، بے شک تھیٹر جاؤں۔ واہ روشن آرا جلدی کرو نہیں تو گاڑی چھوٹ جائے گی۔ ساتھ اسٹیشن پر گیا۔ جب گاڑی میں سوار کرا چکا تو کہنے لگی خط روز لکھتے رہیے۔ میں نے کہا ہر روز، اور تم بھی۔ کھانا وقت پہ کھا لیا کیجیے، اور ہاں دھلی ہوئی جرابیں اور رومال الماری کے نچلے خانے میں رکھے ہیں۔ اس کے بعد ہم دونوں خاموش ہو گئے اور ایک دوسرے کے چہرے کو دیکھتے رہے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، میرا دل بھی بےتاب ہونے لگا، اور جب گاڑی روانہ ہوئی تو میں دیر تک مبہوت پلیٹ فارم پر کھڑا رہا۔ آخر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا کتابوں کی دکان تک آیا اور رسالوں کے ورق پلٹ پلٹ کر تصویریں دیکھتا رہا۔ ایک اخبار خریدا، تہہ کر کے جیب میں ڈالا اور عادت کے مطابق گھر کا ارادہ کیا۔ پھر خیال آیا کہ اب گھر جانا ضروری نہیں رہا، اب جہاں چاہوں جاؤں، چاہوں تو گھنٹوں اسٹیشن پر ہی ٹہلتا رہوں۔ دل چاہتا تھا کلا بازیاں کھاؤں۔ کہتے ہیں جب افریقہ کے وحشیوں کو کسی تہذیب یافتہ ملک میں کچھ عرصہ رکھا جاتا ہے تو وہ وہاں کی شان و شوکت سے بہت متاثر ہوتے ہیں، لیکن جب واپس جنگلوں میں پہنچتے ہیں تو خوشی کے مارے چیخیں مارتے ہیں۔ کچھ ایسی ہی کیفیت میرے دل کی بھی ہو رہی تھی۔ بھاگتا ہوا اسٹیشن سے آزادانہ باہر نکلا، آزادی کے لہجے میں ٹانگے والے کو بلایا اور کود کر ٹانگے میں سوار ہو گیا۔ سگریٹ سلگا لیا، ٹانگے سیٹ پر پھیلا دی اور کلب کو روانہ ہو گیا۔ رستے میں ایک بہت ضروری کام یاد آیا۔ ٹانگا موڑ کر گھر کی طرف پٹا، باہر ہی سے نوکر کو آواز دی، امجد، حضور، دیکھو حجام کو جا کے کہہ دو کل 11 بجے آئے۔ بہت اچھا حضور۔ 11 بجے، سن لیا نا، کہیں روز کی طرح پھر 6 بجے وارد نہ ہو جائے۔ بہت اچھا حضور، اور اگر 11 بجے سے پہلے آئے تو دھکے دے کر باہر نکال دیو۔ یہاں سے کلب پہنچے۔ آج تک کبھی دن کے 2 بجے کلب نہ گیا تھا۔ اندر داخل ہوا تو سنسان، آدمی کا نام و نشان تک نہ تھا۔ سب کمرے دیکھ ڈالے، شطرنج کا کمرہ خالی، تاش کا کمرہ خالی، صرف کھانے کے کمرے میں ایک ملازم چھریاں تیز کر رہا تھا۔ اس سے پوچھا کیوں بے، آج کوئی نہیں آیا؟ بہت مایوس ہوا، کہنے لگا حضور آپ جانتے ہیں اس وقت بھلا کون آتا ہے؟ باہر نکل کر سوچنے لگا کہ اب کیا کروں، اور کچھ نہ سوچا تو وہاں سے مرزا صاحب کے گھر پہنچا۔ معلوم ہوا وہ بھی ابھی دفتر سے نہیں آئے۔ دفتر پہنچ کر دیکھا تو وہ بہت حیران ہوئے۔ میں نے سب حال بیان کیا۔ کہنے لگے تم باہر کے کمرے میں ٹھہرو، تھوڑا سا کام رہ گیا ہے، بس ابھی بھگتا کے تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ شام کا پروگرام کیا ہے؟ میں نے کہا تھیٹر۔ کہنے لگے بس بہت ٹھیک ہے، تم باہر بیٹھو، میں ابھی آیا۔ باہر کے کمرے میں ایک چھوٹی سی کرسی پڑی تھی، اس پر بیٹھ کر انتظار کرنے لگا اور جیب سے اخبار نکال کر پڑھنا شروع کیا۔ شروع سے آخر تک سب پڑھ ڈالا اور ابھی 4 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا۔ پھر سے پڑھنا شروع کیا، سب اشتہار پڑھ ڈالے، پھر سب اشتہاروں کو دوبارہ پڑھ ڈالا۔ آخرکار اخبار پھینک کر بغیر کسی تکلف یا لحاظ کے جمائیاں لینے لگا، جمائی پہ جمائی، جمائی پہ جمائی، حتیٰ کہ جب میں درد ہونے لگا۔ اس کے بعد ٹانگیں ہلانا شروع کی، لیکن اس سے بھی تھک گیا۔ پھر میز کو طبلے کی طرح سے بجانے لگا۔ بہت تنگ آ گیا تو دروازہ کھول کر مرزا سے کہا ابے یار اب چلتا بھی ہے کہ مجھے انتظار ہی میں مار ڈالے گا؟ مرتوت کہیں کا، سارا دن ضائع کر دیا میرا۔ وہاں سے اٹھ کر مرزا کے گھر گئے۔ شام بڑے لطف میں کٹی۔ کھانا کلب میں کھایا، وہاں سے دوستوں کے ساتھ تھیٹر گئے، رات کے 2:30 بجے گھر لوٹے۔ تکیے پر سر رکھا ہی تھا کہ نیند نے بے ہوش کر دیا۔ صبح آنکھ کھلی تو کمرے میں دھوپ لہریں مار رہی تھی۔ گھڑی کو دیکھا تو 11:15 بجے تھے۔ ہاتھ بڑھا کر میز پر سے ایک سگریٹ اٹھایا اور سلگا کر تشتری میں رکھ دیا اور پھر سے اونگھنے لگے۔ 11 بجے امجد کمرے میں داخل ہوا، کہنے لگا حضور حجام آیا ہے۔ ہم نے کہا یہیں بلا لاؤ، یہ عیش مدت بعد نصیب ہوا کہ بستر میں لیٹے لیٹے حجامت بنوا لیں۔ اطمینان سے اٹھے اور نہا دھو کر باہر جانے کے لیے تیار ہوئے، لیکن طبیعت میں وہ شگفتگی نہ تھی جس کی امید لگائے بیٹھے تھے۔ چلتے وقت الماری سے رومال نکالا تو خدا جانے کیا دل میں خیال آیا، وہیں کرسی پر بیٹھ گئے اور سدائیوں کی طرح اس رومال کو دیکھتا رہا۔
अलमारी का एक और खाना खोला तो सुरमई रंग का एक रेशमी दुपट्टा नजर आया। बाहर निकाला, हल्की हल्की इत्र की खुशबू आ रही थी। बहुत देर तक उस पर हाथ फेरता रहा। दिल भर आया। घर सूना मालूम होने लगा। मुथेरा अपने आप को संभाला, लेकिन आंसू टपक ही पड़े। आंसुओं का गिरना था कि बेताब हो गया और सचमुच रोने लगा। सब जोड़े बारी बारी निकाल कर देखे, लेकिन नामालूम क्या क्या याद आया और मैं बेकरार होता गया। आखिर रहा ना गया, बाहर निकला और सीधा तार घर पहुंचा। वहां से तार दिया कि मैं बहुत उदास हूँ, तुम फौरन आ जाओ। तार देने के बाद दिल को कुछ इत्मीनान हुआ। यकीन था कि रोशन आरा अब जिस कदर जल्द हो सकेगा आ जाएंगी। इससे कुछ ढारस बंदी और दिल पर से जैसे एक बोझ हट गया। दूसरे दिन दोपहर को मिर्ज़ा के मकान पर ताश का मार्का गर्म होना था। वहां पहुंचे तो मालूम हुआ कि मिर्ज़ा के वालिद से कुछ लोग मिलने आए हैं, इसलिए तजवीज़ ये ठहरी कि यहाँ से किसी और जगह से रख चलो। हमारा मकान तो खाली था ही, सब यार लोग वहीं जमा हुए। अमजद से कह दिया गया कि हुक्के में ज़रा भी खलल वाक़ हुआ तो तुम्हारी खैर नहीं, और पान इस तरह से मतवातर पहुँचते रहें कि बस तांता सा लग जाए। अब उसके बाद के वाक़यात को कुछ मर्द ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं। शुरू में तो ताश बाकायदा और बाज़ाब्ता होता रहा। जो खेल भी खेला गया बहुत माकूल तरीके से, कवायद ज़वाबत के मुताबिक और मतानत और संजीदगी के साथ। लेकिन 1-2 घंटे के बाद कुछ खुशतबई शुरू हुई। यार लोगों ने एक दूसरे के पत्ते देखना शुरू कर दिए। ये हालत थी कि आंख बची नहीं और एक आध काम का पत्ता उड़ा नहीं, और साथ ही कह कहे पर कह कहे उड़ने लगे। 3 घंटे के बाद ये हालत थी कि कोई घुटना हिला हिला कर गा रहा है, कोई फर्श पर बाजू टेके बजा रहा है, कोई थिएटर का एक आध मजाकिया फिक्रा लाखों दफ़े दोहरा रहा है, लेकिन ताश बराबर हो रहा है। थोड़ी देर के बाद ढोल धप्पा शुरू हुआ। इन खुशफेलियों के दौरान में एक मस्खरे ने एक ऐसा खेल तजवीज़ कर दिया जिसके आखिर में एक आदमी बादशाह बन जाता है, दूसरा वजीर, तीसरा कोतवाल, और जो सबसे हार जाता है वो चोर। सबने कहा वाह वाह क्या बात कही। एक बोला फिर आज जो चोर बना उसकी शामत आ जाएगी। दूसरे ने कहा और नहीं तो क्या भला, कोई ऐसा वैसा खेल है, सल्तनतों के मामले हैं, सल्तनतों के। खेल शुरू हुआ। बदकिस्मती से हम चोर बन गए। तरह तरह की सजाएं तजवीज़ होने लगीं। कोई कहे नंगे पांव भागते हुए जाए और हलवाई की दुकान से मिठाई खरीद कर लाए। कोई कहे नहीं हुजूर, सबके पांव पड़े और हर एक से 2-2 चांटे भी खाए। दूसरे ने कहा नहीं साहब, एक पांव पर खड़ा होकर हमारे सामने नाचे। आखिर में बादशाह सलामत बोले हम हुक्म देते हैं कि चोर को कागज से एक लंबूतरी नोकदार टोपी पहनाई जाए और इसके चेहरे पर स्याही मल दी जाए, और ये इस हालत में जाकर अंदर से हुक्के की चिल्लम भर कर लाए। सबने कहा क्या दिमाग पाया है हुजूर ने, क्या सजा तजवीज़ की है भाई, वाह 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 वाह। हम भी मज़े में आए हुए थे। हमने कहा तो क्या हुआ, आज हम हैं, कल किसी और की बारी आ जाएगी। नहायत खंदा पेशानी से अपने चेहरे को पेश किया। हंस हंस कर वो बेहुदा सी टोपी पहनी, एक शाने इस्तगना के साथ चिल्लम उठाई और जनाने का दरवाज़ा खोलकर बावर्ची खाने को चल दिए, और हमारे पीछे कमरा कहकहों से गूंजने लगा। सहन पर पहुंचे ही थे कि बाहर का दरवाज़ा खुला और एक बुर्का पोश खातून अंदर दाखिल हुई। मुंह से बुर्का उठा तो रोशन आरा। दम खुश्क हो गया, बदन पर एक लर्जा सा तारी हो गया, जुबान बंद हो गई। सामने वो रोशन आरा जिसको मैंने तार देकर बुलाया था कि तुम फौरन आ जाओ, मैं बहुत उदास हूँ, और अपनी ये हालत के मुंह पर स्याही मली है, सर पर वो लंबूसी सी कागज़ की टोपी पहन रखी है और हाथ में चिलम उठाए खड़े हैं, और मर्दाने से कहकहों का शोर बराबर आ रहा है। रूह मंजमंद हो गई और तमाम हवास ने जवाब दे दिया। रोशन आरा कुछ देर तक चुपकी खड़ी देखती रही और फिर कहने लगी, लेकिन मैं क्या बताऊं कि क्या कहने लगी। उसकी आवाज़ तो मेरे कानों तक जैसे बेहोशी के आलम में पहुंच रही थी। अब तक आप इतना तो जान गए होंगे कि मैं बजाते खुद अजहद शरीफ वाक़ हुआ हूँ। जहाँ तक मैं हूँ, मुझसे बेहतर मियाँ दुनिया पैदा कर ही नहीं सकती। मेरी ससुराल में भी सबकी यही राय है और मेरा अपना ईमान भी यही है, लेकिन इन दोस्तों ने मुझे रुस्वा कर दिया है। इसलिए मैंने मुसम्मम इरादा कर लिया है कि अब या घर में रहूँगा या काम पर जाया करूँगा। ना किसी से मिलूँगा और ना किसी को अपने घर आने दूँगा सिवाय डाके या हजाम के, और उनसे भी नहायत मुख्तसर बात करूँगा। ख़त है? जी हाँ। दे जाओ, चले जाओ, नाखून तराश दो, भाग जाओ, बस इससे ज़्यादा कलाम ना करूँगा। आप देखिए तो सही।